हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक बायट-सवर्ट लॉ को। तो देखिए, बायट-सवर्ट लॉ का जो यूज़ है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो कितनी होगी, ठीक है, यानी कि उसको जब हमें क्वांटिफाई करने की बारी आएगी, जैसे पूछ लिया गया कि इस जगह पर कितनी होगी उसकी मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, जब ये बताना हो तो हमारा इस्तेमाल होता है बायट-सवर्ट लॉ। क्लियर? तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज होता और पूछ लिया जाता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस चार्ज की वजह से। तो आप क्या करते? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते 1/4πε0 Q/r², आर जहां पर इस चार्ज से इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाती। क्लियर? इसी तरीके से जब हम लोग को यहां पर एक कोई जब वायर है और उस वायर की वजह से जब उस पर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर उसके चारों तरफ किसी पॉइंट पर जब हमें फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड तो यूज करते हैं बायट-सवर्ट लॉ। क्लियर? तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग को ये पता है कि जितने भी हमारे पास मूविंग चार्जेस हैं, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर स्टेडी स्टेट में करंट है, तो वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। दूसरी चीज, जितना भी मैग्नेटिज्म हम देख रहे हैं, ठीक है, या वो भी मैग्नेट जिन मैग्नेट से आपने अपने बचपन में खेला होगा या अभी आपने वो देखे होंगे मैग्नेट्स, उन सब का जो कॉज है वो ये मूविंग चार्जेस ही है। अब परमानेंट मैग्नेट जिससे आप लोग खेले होंगे, उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट है जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिज्म है, जिसको कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जितना भी हम लोग मैग्नेटिज्म अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो मूविंग चार्जेस की वजह से है। क्लियर? तो बस इसीलिए हम लोग आज क्या करेंगे, जब कहीं पर हमारे पास करंट है, उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो बायट-सवर्ट लॉ क्या करता है, जो भी करंट किसी जगह पर फ्लो हो रहा है उसको रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से जो उसके चारों तरफ प्रोड्यूस हुई है। क्लियर? तो इसको बायट-सवर्ट लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा एक वायर। ठीक है, तो लेट अस सपोज वायर हमने बनाई, कुछ इस तरीके से वायर बना दी। ठीक है, ये वायर है। अब ये वायर इस तरीके के शेप बनाने का ये मतलब है कि जो वायर का शेप है हमारा, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट ही हो, वो किसी भी शेप की हो सकती है। तो किसी भी शेप की हमने एक वायर बना दी। अब उसके बाद इस वायर में, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है। मान लीजिए हमने कंसीडर किया एक छोटा सा एलिमेंट, कुछ ऐसा, ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक है, और इस एलिमेंट को नाम दिया डीएल। क्या नाम दिया? डीएल नाम दिया इस एलिमेंट का। क्लियर? अब यहां पर डीएल से क्या मतलब है? डीएल से मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये क्या है? बहुत छोटा है। डी बता रहा है बहुत छोटा। ठीक है, एल लेंथ और डी एल लिखने से मतलब है वो, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाले हैं। तो एक छोटा सा ये टुकड़ा है इस बड़ी सी वायर का, डीएल। क्लियर? उस कंडक्टर का छोटा सा ये एलिमेंट डीएल हो गया। और ये कितना छोटा है? इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, बहुत छोटा। क्लियर? तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है? डीबी। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इसमें फ्लो कर रहा है आई करंट। क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस जगह से ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट माना है, इस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां से भी करंट आई ही फ्लो कर रहा होगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट कहते हैं जो हम लोग ने छोटा सा ये हिस्सा कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये बड़ी सी वायर, इस वायर में छोटा सा हिस्सा जहां पर कि आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ हम लोग ने इनफाइनेटिसिमल स्मॉल ली है। ठीक है, डीएल लेंथ। तो ये जो आइडियल हमारा है वो कहलाता है करंट एलिमेंट। क्लियर?
इस करंट एलिमेंट की वजह से मान लीजिए कि किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये कैसे निकल कर आई बात? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमारा इस्तेमाल होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करिए। तो ये वायर है, सबसे पहले इस वायर को ग्रैब करिए, अपने राइट हैंड से ग्रैब करिए, मतलब पकड़िए इसको। आपने पकड़ा और ऐसे पकड़ना है कि जो आपका थंब है उसकी डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन की तरफ हो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो थंब आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, आपका थंब ऐसा हो जाएगा और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो कर्ल्ड होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे घूमी हुई होंगी। क्लियर? तो ये जो घूमी हुई फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेंगी इस वायर के, इस एलिमेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग देखें तो जो इस पॉइंट पर उंगलियां हैं वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर उनका डायरेक्शन शो हो रहा होगा, यानी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी? कुछ इस तरीके की होगी जो कि इस जगह पर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही होगी। यानी कि ये जो हम एक प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन में, इस पॉइंट पर, इस प्लेन को पार करते हुए अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो डीएल है और इस करंट एलिमेंट आइडियल और इस पॉइंट पी के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा मान लें, कितना मान लें? थीटा एंगल मान लें। ऐसे ये थीटा एंगल बन गया। ठीक है, अब यहां पर लग रहा होगा 90 डिग्री, जरूरी नहीं है कि यहां पर 90 डिग्री ही हो, एंगल कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया और यहां से यहां तक का एक रेडियस वेक्टर बना हम लोग का आर। क्लियर? इतनी चीज हमारी बन गई। तो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास कोई वायर है किसी भी शेप की, इसमें छोटा सा हमने एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया आइडियल, और जो डीएल है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ। तो एक ऐसा सर्कुलर, एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा यहां पर इस तरीके से। बाकी जो हिस्सा डॉटेड नहीं दिख रहा है आपको वो इस प्लेन के पीछे, इस प्लेन के पीछे तरफ ऐसा सर्कल ऐसा बनाता हुआ जा रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इधर से एक ऐसा बना सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी है और उधर ऐसे अंदर तरफ कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अंदर तरफ कुछ ऐसी होगी। क्लियर है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक सर्कुलर लूप फॉर्म करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा। तो अंदर वाला हिस्सा मैं नहीं दिखा रहा हूं, यहां से आ रही है बाहर ये। ठीक है, इस प्लेन के बाहर इस तरफ से आ रही है और यहां से एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इस पी पॉइंट और इस आइडियल के बीच का हम लोग का जो रेडियस वेक्टर हो गया वो आर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर ये सारी चीजें? और ये जो थीटा है ये आइडियल और इस रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। क्योंकि मान लीजिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना होता, इस पॉइंट पर निकालना होता इस आइडियल की वजह से, तो हमें कुछ ऐसा कंसीडर करना होता, तो एंगल जो होता है ऐसा घट जाता हो। ठीक है, तो एंगल डिफरेंट होगा जब हम पी की जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। क्लियर यहां तक? तो अब चलते हैं आगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर है वो डिपेंड किस किस चीज पर करेगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के और मॉड ऑफ डीएल के। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट एलिमेंट के। अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है करंट एलिमेंट के। ठीक है,
इस तरीके से, ये क्लियर। ये तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये जो करंट एलिमेंट हमने बनाया था और ये जो रेडियस वेक्टर बना हुआ था, इसके बीच जो एंगल था ना यहां पर थीटा, और इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, इसके बीच का ये आर जो था, ठीक है, ये आर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ये इस तरीके से कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल है, और जो हमारा ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर क्यूब आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी होगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए एक्चुअली यहाँ पर ये कुछ ऐसा हुआ है, हमने लिखा वही कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। बट हमें ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये देखो अगर ये वेक्टर नोटेशन पे है तो इसकी डायरेक्शन बतानी होगी। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो dl क्रॉस r होती है। क्या होती है? dl क्रॉस r, ठीक है, ये होती है डायरेक्शन। अब क्योंकि अगर हम लोग r का ऊपर ऐसे हम लोग r का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफर कर जाएगा, इस वजह से हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देते हैं। यानी कि सिंपली अगर कहा जाए कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर। क्या लिखा हुआ है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से उसका डिवाइड, ठीक है। यानी कि जो dl है हम लोग का, ठीक है, ये अगर इसको मैं फिर से बनाऊं कुछ ऐसा, ये करंट एलिमेंट कुछ ऐसा, ठीक, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर, ठीक है। तो देखो यहां पर ये dl हो गया, ये r वेक्टर हो गया, और ये dl है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो dl क्रॉस r यानी कि हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, और dl की तरफ पहले अपनी उंगलियों को प्लेस करेंगे राइट हैंड की, और फिर r की तरफ घुमा देंगे, ठीक है, इस तरफ रखेंगे फिर इस तरफ घुमा देंगे। तो जो थंब होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्ट करेगा, यानी कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी dl क्रॉस r, ठीक है। बात समझ पे आई? तो बस इसी चीज को हम लोग ने क्या लिख दिया यहां पर, I dl क्रॉस r, और नीचे हो गया r क्यूब। क्लियर? यहां तक समझ पे आया? तो इस तरीके से हमारा ये बायट-सवर्ट लॉ का ये निकल कर आ गया कि ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी को हम लोग लिखना चाहें तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्लियर? ठीक है, यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये जो रिलेशन है ये होल्ड करता है वैक्यूम के लिए, क्योंकि जब किसी मैग्नेटिक मीडियम में हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर म्यू नॉट के साथ म्यू आर का भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक वैक्यूम के लिए, कि यहां पर जो भी हम लोग का अरेंजमेंट है वो कहां पर रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। यानी कि इस करंट एलिमेंट
और इस पॉइंट के बीच में कोई भी मीडियम, किसी भी तरीके का मीडियम मौजूद नहीं है। हम इसको एयर पे भी मान सकते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम का जो वैल्यू होता है वो लगभग एक जैसा होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये कैसे निकल कर आया? देखो, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? मैग्नीट्यूड। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो गया, और आई तो हमारा स्केलर था ही। उसके बाद डीएल क्रॉस आर जो था, डीएल क्रॉस आर को हम लोग ने लिख दिया डीएल साइन थीटा। ठीक है, डीएल क्रॉस आर को लिख दिया डीएल साइन थीटा, और साथ में ये एक्चुअली डीएल क्रॉस आर एक जो आएगा वो बनेगा डीएल इंटू आर साइन थीटा, यानी कि हम लोग डीएल और आर के बीच का एंगल ये थीटा देख रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। डीएल क्रॉस आर को हम लोग डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस जगह पर डीएल क्रॉस आर की जगह पर डीएल आर साइन थीटा लिखेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायट-सवेर्ट लॉ निकल कर आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा बायट-सवेर्ट लॉ है वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, किस फॉर्म पे लिखा हुआ है? वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि अगर हमारे पास कोई वायर है, उस पर अगर हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करें, आइडियल, क्या कंसीडर करें? आइडियल। आई यानी कि करंट, इस पूरी वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, और डीएल छोटा सा एक यहाँ पर लेंथ कंसीडर करें, और वो लेंथ कैसी है? इनफाइनाइटिसिमल। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच का रेडियस वेक्टर आर है, तो इस इनफाइनाइटेसिमल जो स्मॉल हमारा करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग लिखेंगे कि डी बी। ठीक है, डी बी यानी कि छोटे अमाउंट पर इस डीएल की वजह से ही हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये जो आर है ये आर वेक्टर है, नीचे आर क्यूब लिखा हुआ, ये वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म, इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक और तरीका ये इसको लिखा जा सकता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आई डीएल क्रॉस यहां पर आर कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर कैप जो होता है हमारा आर वेक्टर अपॉन आर, यानी कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग कर देंगे तो आर कैप बन जाएगा। तो ये आई जो डीएल है, डीएल क्रॉस आर, यहां पर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि डीएल क्रॉस आर करने से जब हम लोग राइट हैंड वेक्टर प्रोडक्ट जो रूल होता है हम लोग का, उसके हेल्प से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो यही किया गया कि राइट हैंड का यूज करके डीएल की डायरेक्शन में हम लोग ने राइट हैंड की फिंगर्स को पुट किया और फिर घुमा दिया आर की तरफ। तो जब इधर पुट करके उंगलियां इधर घुमाएंगे तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, और वो ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, और इसी से हमारा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म पे बायट-सवेर्ट लॉ निकल आता है, जहां पर कि हमें सिर्फ इसकी क्या बतानी होती है? मैग्नीट्यूड की इस पॉइंट पर कितना वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की इस करंट एलिमेंट की वजह से, जो कि है डिस्टेंस आर में। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है बायट-सवेर्ट लॉ इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है, ये हमारा एसआई यूनिट्स में ये वैल्यू होती है। क्लियर, ये एसआई यूनिट्स पे ये वैल्यू निकल कर आती है। हम अगर किसी दूसरे सिस्टम पर जाएंगे, यानी कि दूसरे यूनिट्स को लेंगे, जैसे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, तो उस केस में यहां हम लोग की इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था, उस ये पूरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ही चेंज हो सकती है। ये जो यूनिट है हम लोग की एसआई यूनिट्स पे, आपको यही ध्यान देना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई यूनिट
नहीं है, ठीक है, कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है, एसआई यूनिट्स ही है। क्लियर। यहां पर जो म्यू नॉट है इसको हम लोग परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो म्यू नॉट की वैल्यू को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, मीटर हम लोग का लेंथ की, और एम्पियर करंट की। क्लियर। तो इस तरीके से ये बन गया हम लोग का म्यू नॉट, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ये आता है कि जो बायोट-सवर्ट लॉ है वो अगर हम उसको कंपेयर करें कूलॉम्स लॉ से, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ था, उससे बायोट-सवर्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता होता है, और साथ में उस मिलने के बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलने के साथ साथ उसमें डिफरेंसेस भी बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अभी कंपैरिजन करेंगे कूलॉम्स लॉ का बायोट-सवर्ट लॉ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जो बायोट-सवर्ट लॉ है वो भी लॉन्ग रेंज का है, जैसे कि हमारा कूलॉम्स लॉ लॉन्ग रेंज का होता है। यानी कि अगर ध्यान आपने दिया होगा तो जो कूलॉम्स लॉ होता है हम लोग का, जैसे कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। ठीक है, Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो था जब हमारे पास दो चार्जेस थे तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ये निकल कर आता है कूलॉम्स लॉ से। इसी की हेल्प से एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन निकलता है। ठीक है, जो कि निकल कर आता है हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है तो इस चार्ज Q की वजह से हम लोग किसी पॉइंट P पर, जो कि होगा यहां से R डिस्टेंस में, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती जाती है, और इनके घटने का रिलेशन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, जो E है वो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R स्क्वायर के। क्लियर, ये चीज यहां पर समझ पे आई। इसी तरीके से अभी हम लोग देख कर आए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक लॉन्ग रेंज वाले हैं। यानी कि अगर यहां पर एक चार्ज है तो इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, यानी कि इनफाइनाइट में तो एग्जैक्टली जाके जीरो हो जाएगी, बट इनफाइनाइट के जस्ट पहले किसी भी पॉइंट पे हम लोग बात करें तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा सकती है। उसी तरीके से वो जो करंट एलिमेंट था आइडियल, उस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे रीजन पे कहीं पर भी फाइंड की जा सकती है, क्योंकि 1/R स्क्वायर होने की वजह से जो हम डिस्टेंस रखते जाएंगे हर उस डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, भले ही बहुत कम हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाए, बट हर एक पॉइंट पे हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज के होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये R स्क्वायर पे डिपेंडेंसी इनकी होती है, वो भी कैसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये चीज। दूसरा कि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि मान लीजिए बहुत ढेर सारे यहाँ पर चार्जेस होते हैं और एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती, तो हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसका वेक्टर सम कर देते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि बहुत ढेर सारी वायर्स हैं, ठीक है, और इन सब वायर्स की वजह से इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक करंट एलिमेंट अगर हमने इधर माना, दूसरा इधर माना है, तीसरा कहीं इधर माना है, तो हर एक की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और उन सब का कर दीजिए वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम कर दीजिए। तो देखो
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर कहीं इस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी यहाँ पर, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी इन तीनों की वजह से, तो वो सम अप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसके बाद खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक स्केलर सोर्स की वजह से होती है, यानी जैसे हमने बात करी चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग ने आइडियल की बात करी, ठीक है, आइडियल और डीएल देख रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये जो करंट एलिमेंट है ये एक वेक्टर सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, आइडियल एक वेक्टर सोर्स है, ये जो करंट एलिमेंट है ये वेक्टर सोर्स है, जबकि जो चार्ज होता है ये स्केलर सोर्स होता है, ठीक है, चार्ज जो होता है वो स्केलर सोर्स होता है। तो ये डिफरेंस है बायट-सवेट लॉ और कूलॉम्स लॉ में, कि कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब हम लोग निकालते हैं तो उस पर जो सोर्स होता है वो स्केलर होता है, जबकि बायट-सवेट लॉ में जो सोर्स होता है वो आइडियल होता है, ठीक है, आइडियल यानी कि वेक्टर सोर्स होता है, डीएल, ठीक है, वहां पर हम लोग का एक वेक्टर सोर्स है, क्लियर, ये डिफरेंस है। उसके बाद जो हम लोग के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें, अगर एक चार्ज है यहाँ पर और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इधर होगी अगर ये पॉजिटिव है, और इसी जगह पर इस तरफ होगी अगर नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए कि जो ये यहां पर ये चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज और इस पी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में होगी या तो उसके अपोजिट में होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन पे नहीं हो सकती इस चार्ज की वजह से, सिर्फ एक सिंगल चार्ज की वजह से, या तो इसी डायरेक्शन में होगी या तो इसके अपोजिट में होगी। जबकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड आइडियल और आर इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। याद करिए फिर से, ये जो मैंने ऐसे बनाया था और इसमें एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया था, ठीक है, और इस करंट एलिमेंट और यहां पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे थे, तो इस डिस्टेंस को हम लोग ले रहे थे क्या, आर, इसको ले रहे थे आर, ठीक है, यह कह लीजिए यहां पर ये आर कैप और ये डीएल, ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट हो गया आई डीएल। अब देखो आइडियल की डायरेक्शन इधर है, ये पूरा प्लेन है, ठीक है, ये यहां से लेके ये आप पूरा प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन में रखा हुआ है एक वायर और इस वायर में ये एक करंट एलिमेंट है इधर ऐसा, ये इसी प्लेन में बना हुआ है एक रेडियस वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और किस तरफ है, इस प्लेन को चीरते हुए अंदर जा रही है, क्रॉस दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इस प्लेन को चीरते हुए अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बात समझ पे आई। तो ये अंतर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब जो हम लोग का कूलॉम्स लॉ और बायट-सवेट लॉ में ये दो अंतर होते हैं। उसके बाद बायट-सवेट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एंगल डिपेंडेंट होती है, क्या होती है, एंगल डिपेंडेंट होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में ऐसा कुछ नहीं था। बायट-सवेट लॉ में क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। देखिए यहां पर थीटा है, ठीक है, यहां पर थीटा है, और थीटा किसके किसके बीच में है, आर और डीएल के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उसके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी थीटा का जिक्र नहीं था, ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें इस डीएल की डायरेक्शन में, तो डीएल की डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए कि हमने आइडियल इधर कंसीडर किया, ठीक है, आइडियल इधर कंसीडर किया और इसी डायरेक्शन में ही आर कंसीडर कर लिया, इसी डायरेक्शन में आर कंसीडर कर लिया, तो जब आर कंसीडर करेंगे
तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डीएल भी उसी तरफ और आर भी उसी तरफ। तो उस केस में साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी 0 होगी। तो डीएल की डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ये अभी जो पिछला पॉइंट था उसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक चार्ज की वजह से उसकी आर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इधर या इधर, अगर यहाँ पर चार्ज मौजूद था। अगर पॉजिटिव होता तो आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव तो इनवर्ड डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है हमेशा। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी जो कि कूलॉम्स लॉ और बायट-सवर्ट लॉ को आपस में रिलेट कर रही थी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन हमें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच में देखने को मिलता है। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और जो म्यू नॉट है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड है और ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। क्लियर? तो दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं कुछ ऐसा। आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मल्टीप्लाई अगर करें तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या करिए, आप 4 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इस पे जब 4 पाई ऊपर और नीचे 4 पाई करेंगे तो इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हम वैल्यू जानते हैं, वो होती है 10⁻⁻⁷। तो लिख दिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। तो इसकी जगह पर हम लोग ने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1/9 × 10⁹। तो इनको जब सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया 1/3 × 10⁸ ठीक है, ये 9 और यहाँ पर 10⁻⁷, 10⁻⁷ भी नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया 3 × 10⁸, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 × 10⁸ की जगह पर लिख सकते हैं c, और ये हो गया c²। यानी कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये बन जाता है क्या, 1/c² के बराबर। यानी कि ये देखो, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और म्यू नॉट है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर ही स्पीड ऑफ लाइट को जन्म दे रहे हैं। यानी कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको हम लोग और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बायट-सवर्ट लॉ से रिलेटेड। तो आई होप जो आपको चीजें थी इससे रिलेटेड वो समझ पे आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे जहां पर बायट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन होगा। इसकी हेल्प से हम लोग एक जो रिंग है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।